हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 26 जिसका नाम फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया था उसका पार्ट 2 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 लास्ट पार्ट भी है और छोटा सा भी है, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अब देखिए पार्ट 1 के अंदर तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। अब हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने पूरा कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना था और दूसरा जो हमारा एफपीआई था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में हम इस पार्ट में जानेंगे। क्लियर है? तो देखिए, जब सरकार ने यहाँ पे लिबरल चीजें बनाई, अब लिबरल चीजें सबके लिए बनाई, चाहे वो एफडीआई के लिए बनाई हो और चाहे वो एफपीआई के लिए बनाई हो, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए बनाई हो। थोड़ा सा ओवरव्यू हमने आपको पार्ट 1 में दे दिया है, तो प्लीज उसे मिस मत करिएगा कि आखिरकार ये होता क्या है। ठीक है? तो अब मामला ये रहा कि लिबराइज करा जब एफपीआई के इनफ्लोस को, तो यहाँ पे ये था कि अब बहुत मात्रा में एफपीआई देश के अंदर आने लगे। हाँ, बट यहाँ पे वॉलेटाइल कम हो, ये कि भाई इसका जो आउटफ्लो हो वो कम हो, मतलब उसमें थोड़ा सा ये चांस रहे कि बहुत मात्रा में एकदम से चला ना जाए। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा पहले ओवरऑल बता दूं, है ना, ओवरव्यू एक दे दूं, ताकि आप बिल्कुल ऐसा ना सोचो कि मैम ने कहाँ से स्टार्ट कर दिया। देखिए, जो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है स्टॉक मार्केट में। समझे? स्टॉक मार्केट में किया जाता है और ये वही दोस्त हैं जो जब तक के लिए जहाज नहीं डूबता तब तक साथ रहते हैं। ये वही चूहे हैं, जब तक जहाज नहीं डूबता तब तक साथ रहते हैं और जहां जहाज डूबता है तो सबसे पहले यही भागते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि भाई ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट डेट्स में, और इनका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट का। ठीक है? प्रॉफिट मोटिव इनका होता है। तो ऐसे ही जगह पे आए हैं। अब इन्होंने शेयर्स वगैरह में ट्रेड करा, ठीक, और उसके बाद क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट में आए, इन्होंने पैसा लगाया, तो भाई रातों रात ऐसा भी हो सकता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए इन्वेस्टमेंट हो भी जाए और ये भी हो सकता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स देश से चला भी जाए। समझे? तो जब यहाँ पे एफपीआई को लिबराइज करा गया तो ये हुआ कि भाई इनफ्लो तो बढ़िया आना चाहिए, लेकिन आउटफ्लो जो है उसमें थोड़ा सा लेस वॉलेटाइल हो, ऐसा ना हो कि फटाफट से आउटफ्लो भी हो जाए तो हमारे तो देश में फायदा ही नहीं होगा। समझे? तो इसी के चलते जो एफपीआई जो स्टॉक मार्केट में लगते हैं उनको थोड़ा सा आसान करा गया। इसमें कहा कि आपके अंदर भाई रिस्ट्रिक्शंस आपको कम होगी इनफ्लोस के टाइम पे। अगर आप पैसा लगाओगे तो आप पे रिस्ट्रिक्शंस हम कम लगाएंगे जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे। ठीक है? और एक्सेप्शन क्या था? एक्सेप्ट फॉर द मैक्सिमम परसेंटेज शेयर्स ऑफ कंपनी। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ एक्सेप्शन है कि पर्टिकुलर शेयर तक ही लगा सकते हो, ऐसा थोड़ी ना 100% लगा दिया कंपनी के, ऐसा नहीं है। ठीक है? कुछ यहाँ पे सरकार स्टिपुलेट करेगी और ये सब जो यहाँ पे जो एक कैपिंग लगाई गई उतना तक आप जो है वो एफपीआई के अंदर इन्वेस्ट हो सकता है। हम्म। अब सेम तरह से जो एफपीआईज हैं वो मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट डेथ में भी करते हैं, है ना, कॉर्पोरेट डेथ इंस्ट्रूमेंट्स में भी पैसा लगाते हैं, सरकार की इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में भी लगाते हैं, लेकिन इसमें भी इनका इन्वेस्टमेंट जो है कुछ उसमें सीलिंग होती है, कुछ कैपिंग होती है। ऐसा, और टाइम टू टाइम वो कैपिंग वो सीलिंग चेंज हुआ करती है, सरकार बताती है। मैंने आपको सब कुछ पार्ट 1 में बताया है कि प्रेस नोट्स के माध्यम से यहाँ पे सरकार टाइम टू टाइम जो सीलिंग है उसे चेंज करती रहती है कि इतना परसेंटेज लगा सकते हैं, इतना परसेंटेज लगा सकते हैं। ठीक है? तो ये बात है। उसके साथ ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेस्टर्स जो होंगे, इनको यहाँ पे सेबी के साथ में, भाई हमारे यहाँ की जो बॉडी यही है, सेबी के साथ में रजिस्टर होना होगा। ठीक है? इसमें रजिस्टर होना होगा, उसके बाद ही इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये तो हमने आपको मोटा मोटा इनके बारे में बता दिया। अब दिक्कत आती है कि आखिरकार दिक्कत क्या है? हाँ, इश्यूज क्या है ये तो बताइए भाई एफपीआई को लेके। अब आपको दो इश्यूज हैं मोटे मोटे तौर पे बताना चाहूंगी। पहला ये कि जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं, पीएन, पार्टिसिपेटरी नोट क्या कह रहे हैं कि ये पार्टिसिपेशन जो है अलाउ करते हैं अनरजिस्टर्ड एफपीआईज का बाय सब्सक्राइबिंग टू पार्टिसिपेटरी नोट्स फ्लोटेड बाय रजिस्टर्ड एफपीआईज। अब सोचो इसमें क्या होगा। जो अनरजिस्टर्ड एफपीआईज हैं, मैंने आपको पहले बताया कि सेबी के साथ में इनको रजिस्टर होना पड़ेगा तभी यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे तभी मतलब ये जो है इस मार्केट में आ पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे।
तो अगर मान लो कुछ ऐसे एफपीआईज हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो ये कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो ये पार्टिसिपेट करते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू पार्टिसिपेटरी नोट्स, जो कि फ्लोट होते हैं बाय द रजिस्टर्ड एफपीआई, जो रजिस्टर्ड वाले एफपीआई हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पे बात ये है कि ज्यादातर जो एफपीआई का इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है, ये पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से ही आता है, समझे? तो इसमें एक दिक्कत ये है कि भाई इससे इंडियन जो स्टॉक मार्केट है, ये उन सारे इंस्टीट्यूशंस के सामने एक्सपोज हो जाती है जिनका ना ही कोई नाम है, ना ही कोई नेशनैलिटी, ना ही कोई पर्पस है इन्वेस्टमेंट का। अब आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जो मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करो ये एक घर है, इसको खरीदने के लिए एक ये इंसान आता है और ये कहता है कि मुझे इस घर को खरीदना है। तो ये भाई जाता है, प्रॉपर अपना आधार कार्ड देता है, अपना पैन कार्ड देता है, साइन करता है, रजिस्टर्ड है कहीं पे, और तब ये इस घर को खरीदता है और ये बताता है कि मैं इस घर को क्यों खरीद रहा हूँ। हो सकता है कि रहने के लिए खरीद रहा हो सकता है रेंट पे रेंट देने के लिए खरीद रहा हो, या हो सकता है कि इन दोनों के पर्पज से, क्या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही ले रहा हो कि बाद में मैं बेच दूंगा। ठीक है, तो अगर इस घर में से रिलेट कोई भी बात होती है तो ये इंसान लायबल है, इस इंसान से पूछा जाएगा। लेकिन सपोज करो कि कोई ऐसा इंसान है जिसके पास आधार पैन की कमी है, रजिस्टर्ड बंदा नहीं है, कोई ऐसे ही इलीगल बंदा है और इसने इसके थ्रू पैसा लगवा दिया, इस घर की ओनरशिप ले ली। ठीक है, तो एक एक तरीके से सोचिएगा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रख के दिमाग में, इसने ले लिया ओनरशिप। तो अगर कुछ और होता है तो हम कहाँ किसको, मतलब ये कहते हैं बेनामी प्रॉपर्टी वाला सीन, तो हम किसको ढूंढने जाएंगे, किसको पता लगाने जाएंगे? तो सेम यहाँ पे भी चीज़ है कि भाई जो एफपीआई रजिस्टर्ड है, ठीक है, उनके ही यहाँ पे जो जो फ्लोट करे जाते हैं आपके पार्टिसिपेटरी नोट, उसे सब्सक्राइब करके ये अनरजिस्टर्ड एफपीआई जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देती हैं। तो इनका ना कोई नाम, ना कोई पता, ना कोई नेशनैलिटी, ना कोई पर्पस, तो लो हो जाती है दिक्कत। और इंडियन मार्केट इस चक्कर में ही बहुत ज़्यादा कहा जाता है खतरे में, स्टॉक मार्केट। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि हमारे जो सेबी भाई साहब हैं, इन्होंने रिलैक्स करी है कुछ कंडीशंस को, कि भाई रजिस्ट्रेशन के लिए आप आइए और बहुत टफ नॉर्म्स नहीं होंगे, आप आराम से आइए और ज़्यादातर जो जो एफपीआईज हैं वो आएँ और आके जो है वो रजिस्टर कराएं। ठीक है, रजिस्टर हो तो इससे जो पार्टिसिपेटरी नोट्स वाला सीन होता है, इसके थ्रू जो मामला होता है, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इशू तो ये समझे। अब मैंने 2 इश्यूज बताए थे ना, दूसरा इशू क्या है समझिए। दूसरा ये है कि जो राउंड ट्रिपिंग है विच इज कैपिटल गोइंग आउट ऑफ द कंट्री ओनली टू रिटर्न फ्रॉम अ डिफरेंट रूट टू अवॉइड इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन प्रॉफिट्स अर्न। अब यहाँ पे ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब राउंड ट्रिपिंग का मतलब ये होता है कि पैसा जो है वो देश के अंदर से जा रहा है, ठीक है, कैपिटल पहले तो आउटफ्लो हो रही है और उसके बाद घूम फिर के किसी और तरीके से, डिफरेंट तरीके से फिर से देश के अंदर आ रही है। उसका रीजन जानते क्या? रीजन ये है कि जो टैक्स लगाया जाता है हमारी सरकार के द्वारा, उसे कैसे हम अवॉइड करें। जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है उसे कैसे अवॉइड करें, तो इसके लिए क्या पैसा गया और उसके बाद जो है वो दूसरे रास्ते से अंदर आया। तो ये माना जाता है कि यहाँ पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, ये जो इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्टमेंट होती है, ये आती है मॉरिशस से, ताकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी का फ़ायदा उठाया जा सके। तो अभी देखिए इस पे बहुत बात चल रही है कि सारी ही कंट्रीज़ में एक ऐसा कुछ हो जाए, कॉमन टैक्स तो एटलीस्ट लगाया जाए, ताकि भाई कहीं पे 1% लग रहा है और कहीं पे लग रहा है 15%, तो ऐसा होता है कि भाई टैक्स हेवन कंट्रीज़ बन जाती हैं वो, समझ रहे? तो ऐसा जो है बचाने के लिए भाई चीज़ें होती हैं। देखिए हालाँकि अब हमारी मार्केट काफ़ी जानी-मानी मार्केट तो हो रही है, ठीक है? लेकिन फिर वही वाली बात, एफपीआई के इन्वेस्टमेंट में क्या हम भरोसा करें? रातों रात चला जाएगा, रातों रात आ जाएगा, ठीक है? हो सकता है रातों रात मिलियंस ऑफ डॉलर चले जाएँ कभी और बहुत देर में आएँ, हो सकता है रातों रात आ जाएँ, तो कुछ पता नहीं है ना, कुछ पता नहीं है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। और अगर हम देखें कैपिटल फ्लोज को लेके एज एफपीआई इन्वेस्टमेंट कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज में, तो बहुत सारी दूसरी इकोनॉमी जैसे ब्राजील हो गई, चाइना हो गई, ठीक है, इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने थोड़ा सा टैक्स लगाया शॉर्ट टर्म इन्फ्लोज पे, जिसे कहते हैं रिटर्न ऑफ द अर्लियर टोबिन टैक्स। और ये 2-3 डिकेड्स में पहले लगाया गया था, ताकि शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्फ्लो ना हो सके। ये एक बहुत अच्छा तरीका था,
ठीक है, क्या हुआ कि बहुत सारी इकोनॉमीज जैसे कि ब्राजील, चाइना वगैरह, इन्होंने क्या लगाया मालूम है? इन्होंने एक टैक्स लगाया शॉर्ट टर्म इनफ्लो पे। शॉर्ट टर्म इनफ्लो पे, जो कम वक्त के लिए पैसा आया उस पर भाई लगा दिया टैक्स। और कि भैया देखो इस टैक्स का नाम क्या है यहाँ पे? टोबिन टैक्स। ठीक है, और ये इन्होंने इम्पोज करा था 2-3 डिकेड्स मतलब 20-30 साल पहले, ताकि शॉर्ट टर्म पैसा ना आए कि जब चाहे तट से निकाल डालें और जब चाहे तट से निकाल लें। ठीक है, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास ऐसा कोई टैक्स सिस्टम तो है नहीं, और अभी का जो एफपीआई का इनफ्लो है, आउटफ्लो है, अगर आप देखो तो काफ़ी कंफर्टेबल है। हमने कोई ऐसा कुछ करा ही नहीं। ठीक है, और हमने ये भी देखा इसके अंदर जो हमारे यहाँ पैसा आ रहा है और जा रहा है वो हमारे जो है हमारे भी डिस्टेबलाइजिंग नहीं है अपने नेचर में, हमारे को कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे सोचिए, एक चीज़ सोचिए, बट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा इनफ्लो को लेके, सडन आउटफ्लो को लेके, तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कत हो सकता है। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया बात? अब यहाँ पे बात आती है आगे, वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। है ना, हमने बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर किया। अब एफडीआई इन एग्रीकल्चर सेक्टर जरा देखते हैं। तो देखिए ये जो एफडीआई एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ना, ये बढ़ा। ठीक है, ये बढ़ा 611.28 करोड़ रुपीस हो गया टिल दिसंबर 2017। ठीक है, और एग्रीकल्चर में अगर मैं बताऊं एफडीआई तो 515.9 करोड़ रुपीस है, 2016-17 में रहा था, फिस्कल रहा था ये, और 553.14 करोड़ ये 15-16 में रहा था। तो उससे कंपैरिजन में तो यहाँ अगर देखा जाए तो 17 तक बढ़ गया ना चीज़ें थोड़ी बहुत। तो ये पूरा डेटा जो है वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मतलब DPIIT ने जो है वो करा। उसके साथ यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया जो है उसमें एफडीआई अगर हम देखें तो उसके अंदर जो है वो 9.08 बिलियन का एफडीआई आया है 2000 से लेके 2019 के बीच में। तो ये तो फिगर्स बता दी मैंने आपको थोड़ी बहुत। अब देखिए, जब एफडीआई आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इससे फायदे क्या होंगे? अब तो आप भी समझ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़िया होगा तो इससे जो है सेक्टर, ये वाला सेक्टर मॉडर्नाइज होगा, मॉडर्नाइजेशन आएगा, कमर्शलाइजेशन आएगा, तो बढ़िया चीज़ें हैं ना। तो देखो यहाँ पे जो अभी जो उस समय भाई रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे रहा उसके हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें आप जानते हैं कि 50% से ज़्यादा हमारे यहाँ की वर्क फोर्स है, और करीब 17 से 18% हमारी कंट्री के जीडीपी में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। इतना नहीं है लेकिन करता तो है। इसके बावजूद अगर हम देखें तो जो एफडीआई है वो जाता है फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर और एलीट सेक्टर में। अगर हम देखें तो ये लेस अट्रैक्टिव हैं अगर कंपेयर करो सर्विस सेक्टर से। तो मतलब एफडीआई जो है वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जा रहा है कंपेरेटिवली टू फूड प्रोसेसिंग या फिर एग्रीकल्चर या फिर एलीट सेक्टर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे सरकार का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। सरकार को यहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ेगा। इन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर को हाई प्रायोरिटी एरिया में रखना पड़ेगा, समझे। उसके साथ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इन्हें जो है हाई प्रायोरिटी एरिया में रखना पड़ेगा, ताकि भाई सीधी साफ बात यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो फूड सिक्योरिटी की ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो, और जो स्मॉल और माइनर फार्मर्स हैं उन वो भी यहाँ पे उनका भी जो काम है वो भी पूरा हो। तो भाई ये सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप को पूरा करने के लिए करना क्या है? ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली अप्रोच है ना, PPP अप्रोच, इसे यूज करना होगा, और ये बहुत फायदेमंद होगी इस एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये जो जो प्रॉब्लम्स है ना, शॉर्टकमिंग्स है ना, जो दिक्कतें हैं ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके, और जो है इन दिक्कतों को अगर सॉल्व करना है तो भाई प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर ध्यान आपको देना पड़ेगा, और कि भाई प्रोटेक्शन हो कस्टमर्स का, मार्जिनल फार्मर्स का। तो ये सब कैसे कर सकती है सरकार? एक प्रॉपर और अच्छे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के माध्यम से। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, तब तो भाई आगे बढ़ पाएंगे हम। और एग्रीकल्चर सेक्टर में एफडीआई का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें इंडिया जैसी इकनॉमी है हमारी और ऐसे देश को बढ़ाना है तो। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कृषि प्रधान देश हैं भाई एक तरह से। अब बात है यहाँ पे कि मैम हमको समझा दीजिए एफडीआई और एफपीआई के बीच में डिफरेंस और हम निकलें, हमारा चैप्टर कंप्लीट कराइए जल्दी से।
तो आइए समझाते हैं। कई डिफरेंसेस तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पॉइंट वाइज दिया है तो पॉइंट वाइज समझा दें कि सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इन्वेस्टमेंट जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स करते हैं, कि भाई हम एक प्रॉपर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है इनको, जैसे बिजनेस का कंट्रोल पाना चाहते हैं, इंटरप्राइज का कंट्रोल पाना चाहते हैं, या उसके द्वारा कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स वगैरह में, नए नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक। और इन्वेस्टमेंट अगर ऐसा हो रहा है कि स्टॉक्स में हो रहा है, बॉन्ड्स में हो रहा है, सिक्योरिटीज में हो रहा है, तो उसको बोलते हैं FPI। ठीक, इतना समझ गए। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि जो FDI के इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल, एक्टिव रोल निभाते हैं कंपनी के अंदर, ठीक, क्योंकि वो कंपनी के मैनेजमेंट में ध्यान देंगे। लेकिन FPI के इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, पैसिव रोल निभाते हैं कंपनी के अफेयर्स में। तो एक्टिव रोल नहीं निभाते, पैसिव रोल निभाते हैं, क्योंकि इनके पास तो शेयर्स हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो कंट्रोल का लेवल होता है कि कितना लेवल का कंट्रोल कर रहा है एक इन्वेस्टर, तो FDI के केस में, FDI के इन्वेस्टमेंट के केस में इन्वेस्टर जो है उसको ओनरशिप भी मिलती है और मैनेजमेंट का भी कंट्रोल मिलता है। समझे, दोनों ही कंट्रोल मिलेंगे इसको। लेकिन FPI के केस में क्या होता है, इसको सिर्फ ओनरशिप का राइट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो शेयर्स ले रहे हैं ना, तो ओनरशिप का राइट मिलता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस ये है कि जो FDI में जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होते हैं। इनके जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, इनको कंपनी के साथ बढ़ चढ़ के रहना है, आगे तक काम करना है और आगे तक कंपनी को आगे बढ़ाना है, उससे प्रॉफिट कमाना है। जिसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी के प्रति इनकी ये सोच होती है। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया कि जो FPI है इनकी ये सोच नहीं है। इनको ये है कि जब तक के लिए मेरा मतलब, जब तक के लिए मेरा प्रॉफिट, तब तक मैं, जहां लगा घाटा तहां बेटा टाटा। समझे? उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ डिफरेंस ये है कि जो FDI के इन्वेस्टर्स हैं वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो FPI के इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल असेट में ही इन्वेस्ट करते हैं। मतलब पैसे वाले टर्म में जो है। उसके बाद यहाँ पे बात ये है कि जो है ये काफ़ी मुश्किल होगा, FDI इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल होता है काफ़ी ज़्यादा कि ये अपने जो स्टेक हैं उसे यहाँ पे बेच दें, है ना। मतलब इन्होंने जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी के अंदर, तो ये काफ़ी मतलब कंपेरेटिवली डिफिकल्ट होता है। काफ़ी मुश्किल तो नहीं कहेंगे, कंपेरेटिवली अगर आप FPI से कंपेयर करो तो ये मुश्किल होता है FDI वाले इन्वेस्टर के लिए कि भाई ये आसानी से अपना स्टेक जो भी जिस भी कंपनी के अंदर, जिस भी इंटरप्राइज के अंदर इन्होंने किया है उसे आराम से सेल आउट कर दें। लेकिन अगर हम FPI के इन्वेस्टर की बात करें तो ये जब चाहते हैं तब यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जब चाहते हैं तब यहाँ से निकल लेंगे चुपचाप। समझे? और आखिरी डिफरेंस ये है, while the repatriation of FDI investment is cumbersome, difficult and time consuming, the FPI investment even can have overnight repatriation। भाई सीधा बात, आउटफ्लो की बात कर लें अगर, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने अगर देश के अंदर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा है जो लॉन्ग टर्म है, जो FDI इन्वेस्टमेंट के तौर पे है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से सब कुछ अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के और वापस अपने देश में भेजना जो है वो बहुत मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूम है। क्योंकि एक बार में अगर आपने पैसा लगाया तो जब तक प्रॉफिट उतना कमा नहीं लोगे तब तक कैसे भेज दोगे वापस, ठीक है। लेकिन भाई अगर हम FPI के केस में देखें तो ये तो रातों रात इधर पैसा लगाया, इधर नहीं चाहिए, तुरंत निकाल के भेज दिया वापस। तो ये कुछ कहानी है जो कि हमने पूरे चैप्टर के थ्रू ही समझ लेनी थी और आपको समझा दी। तो थैंक यू सो मच फॉर watching. Do like the video. If you like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sir Fires, and if you want to join me, just press the join button and join the various books. Also, if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sir Fires and watch this video there. Twitter, Instagram, Telegram, all the link are in description bar. Especially Instagram, we have a very good page there. Thank you so much. Have a wonderful day. Take care.